गुड मॉर्निंग। मैं ध्रुव झा। आज हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे और व्याकरण के अंतर्गत हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो होगा भाषा। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने मन के भाव और विचार अन्य लोगों को बताता है। साथ ही वह अन्य व्यक्तियों के विचार और भाव समझता भी है। विचारों एवं भावों के आदान प्रदान के लिए मनुष्य के पास अनेक साधन हैं, जैसे संकेत यानी इशारा, चित्र और आवाज़ यानी ध्वनि। लेकिन संकेतों और चित्रों से सभी विचार और भाव व्यक्त नहीं किए जा सकते, अतः ध्वनि ही वह एकमात्र साधन है जिसके सहारे व्यक्ति बोलकर सभी प्रकार के विचारों का आदान प्रदान करता है। यानी अगर इसको हम सरल शब्द में कहें तो भाषा जो है वो मानव मुख से निकली वे सार्थक ध्वनियाँ हैं जो भावों विचारों के परस्पर आदान प्रदान का समर्थ माध्यम है। देखिए, विश्व के सभी देशों की अपनी अपनी भाषाएं हैं। जैसे अगर बात की जाए फ्रांस की, तो फ्रांस में फ्रांसीसी चलती है, पुर्तगाल में पुर्तगाली, ब्रिटेन में अंग्रेजी, जापान में जापानी, रूस में रूसी, चीन में चीनी, ईरान में फारसी, मिस्र में अरबी आदि। यानी बोलने वालों की संख्या के आधार पर हिंदी भाषा का जो है वो विश्व में तीसरा स्थान है। उतना ही नहीं, भारत जो है बहुभाषी देश है। भारत के विभिन्न राज्यों में अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसे असमिया, बंगला, उड़िया, हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल, कश्मीरी, उर्दू, संस्कृत, सिंधी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली आदि है। तो संस्कृत जो है वो हमारी प्राचीन भाषा है। और उतना ही नहीं, भारत के संविधान में कुल 22 भाषाओं को ही मान्यता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त कई और भी भाषाएं और बोलियां जो है वो बोली जाती है। तो अभी तो हम लोग ये समझे कि भाषा क्या है और भाषा क्यों जरूरी है। चलिए अब हम लोग इसमें बात करते हैं कि भाषा के रूप कौन कौन से हैं। तो हिंदी में जो है वो भाषा के 2 प्रचलित रूप हैं। पहला हो जाता है जिसको कि आप मौखिक बोलते हैं, जिसको कथित भी बोला जाता है, और दूसरा होता है लिखित। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मौखिक या कथित भाषा की। देखिए, जब व्यक्ति आमने सामने बातचीत करता है या कोई भाषण देता है या अध्यापक कक्षा में पढ़ाते हैं, इस क्रम में वक्ता द्वारा जो भाषा बोली जाती है वह मौखिक भाषा है। इससे अगर हट के देखें तो जैसे 2 बच्चे जो है आपस में मौखिक भाषा का प्रयोग करके बात करते हैं, तो इसीलिए भाषा का मूल रूप जो है वो मौखिक ही है। और दूसरे जो रूप होते हैं इनके वो होते हैं लिखित भाषा। यानी जब व्यक्ति अपने विचारों या भावों का आदान प्रदान लिख करके करता है तो यह भाषा का जो है लिखित रूप है। और इसमें जो है एक सांकेतिक भी आता है, लेकिन सांकेतिक को इसके भाषा के रूप में नहीं जोड़ा गया है, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न ये है कि भाषा का कार्य जो है संकेत से भी किया जा सकता है। लेकिन किसी को हाथ हिला, जैसे मान लीजिए किसी को हाथ हिलाकर बुलाना या मना करना, आंखें दिखाकर डराना इत्यादि, परंतु ये भाषा जो है वो अस्पष्ट होती है। अतः भाषा के इस रूप का प्रयोग व्याकरण में जो है वो मान्य है ही नहीं। तो चलिए अब हम इसी में जो विभिन्न प्रकार की जो भाषा हम बताए थे उसके अंतर्गत इसमें जो है देखिए सबसे पहले आता है इसमें मातृभाषा। अब मातृभाषा क्या है? तो मनुष्य के जन्म स्थान से जुड़ी भाषा जो है मातृभाषा कहलाती है। जैसे किसी ने पंजाब में जन्म लिया और पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, अतः उसकी जो मातृभाषा होगी वो पंजाबी होगी। यानी इसको हम संक्षिप्त में हम यह कह सकते हैं कि मनुष्य जिस भाषा को अपने परिवार से ग्रहण करता है वह मातृभाषा कहलाती है। तो ये तो हो गया पहला मातृभाषा। दूसरा होता है राष्ट्रभाषा। यानी अब राष्ट्रभाषा क्या है? तो किसी भी देश के अधिकतर निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा जो है वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। अगर हम बात करें अपने भारत की, तो अपने भारत में भारत के जो है अधिकतर निवासियों द्वारा जो है कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। इसी तरह अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका में अंग्रेजी। यानी कुल मिला जुला के हमारी जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है, क्योंकि यहाँ जो है इस देश के अधिकतर निवासी जो है वो हिंदी बोलते हैं, इसीलिए जो है हिंदी यहाँ की राष्ट्रभाषा हो गई। और तीसरा आता है राजभाषा। देखिए, किसी भी देश के कामकाज के लिए सरकारी कार्यालयों में प्रयोग के लिए जो स्वीकृत भाषा होती है वो राजभाषा कहलाती है।
ठीक से सुनिएगा, किसी भी देश के सरकारी कार्यालय में प्रयोग के लिए जो स्वीकृत भाषा है वो राजभाषा कहलाती है। भारत में अगर बात की जाए तो 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। अब इसी में आता है, ये तो हो गया राजभाषा। चौथा होता है मानक भाषा। अब मानक भाषा क्या है? तो देखिए, हिंदी का प्रयोग विभिन्न प्रयोजनों और कार्य क्षेत्रों में होने लगा है। इस व्यापकता के कारण और अधिकतर क्षेत्रों में प्रचलन के कारण हिंदी के कई रूप देखने को मिलते हैं। अतः इनमें एक रूपता लाने के लिए विद्वानों तथा सरकार के संयुक्त प्रयास से प्रचलित रूपों में से किसी एक को मानक घोषित कर दिया जाता है, तो वह जो है मानक भाषा कहलाती है। अब जैसे देखिए, पहले मंदिर लिखते थे तो म न द संयुक्त हर्षिकार और उसमें र, तो मंदिर हो जाता था। अब इसका जो है मानक जो रूप है वो मानक रूप में अब सीधे लिखा जाने लगा है। म पर में जो है अंशवार, द हर्षिकार और र मंदिर। यानी ठीक इस प्रकार से दूसरा जो मानक भाषा है, जैसे गई, तो पहले जो है गई जो लिखा जाता था वो ग और य में दीर्घिकार की मात्रा, लेकिन इसको मानक रूप में लाने के लिए ग और दीर्घ ई, यानी कुल मिला जुला के ये हो गया इसके मानक रूप। चलिए, तो आज के पार्ट में इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।